बच्चों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ रिएक्शन सारा समझा दिया था, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। देखिए अब इनके एग्जांपल्स या रिलेटेड क्वेश्चंस की टाइप क्या होगी वो तो मैं आपको पीवाईक्यू में प्रैक्टिस कराऊंगा, बट स्पेसिफिकली इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट किसका क्या क्या है वो जरूर एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कंबशन रिएक्शन। देखिए जब हम कंबशन रिएक्शन की बात करते हैं तो कंबशन रिएक्शन में क्या है, combustion reaction distinguish between saturated and unsaturated हाइड्रोकार्बन। अब अगर मेरे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कैसे बर्न होगा, इट गिव ब्लू फ्लेम। ये हमें ब्लू फ्लेम देने वाला है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करेंगे, दे गिव येलो ऑरेंज सूटी फ्लेम। बच्चों दिल्ली में ठंड तो अच्छी तरह से पड़ रही है ना, तो भाई लोगों को बड़ा शौक चढ़ता है कि आग जला के बैठे। तो जब आग जला के बैठते हैं तो वहां से जो फ्लेम निकलती है, फ्लेम का कलर क्या होता है, ये या ये वाला। दैट मीन वुड एक फ्यूल है। कौन सी क्लास में पढ़ा था, 8th क्लास में। अगर फ्यूल है तो कौन सा फ्यूल है, अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड। तो आज पता चला कि वहां पर कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल या फिर ट्रिपल। तो फिर ये सैचुरेटेड वाले हमारे को कहां पर यूज करने को देखने को मिलते हैं, अरे घर पे गैस जो हमारी है एलपीजी है ना। और आजकल तो भाई दिल्ली के अंदर अलग सेटअप है, एलपीजी सिलेंडर के थ्रू नहीं पाइपलाइन के थ्रू आ रही है, तो फर्क नहीं है, ठीक है वो भी क्या सेम वही गैस है ना, बस तरीका अलग हो गया। इसके अलावा आप लोगों ने कभी कैरोसिन को देखा जलते हुए। कैरोसिन क्या होता है, हिंदी में से बोलते हैं मिट्टी का तेल, ब्लू कलर का होता है, और जब जलता है ना तो फ्लेम भी कैसी निकलती है, ब्लू कलर की। कभी पेट्रोल को बर्न होते हुए देखा है, उसकी भी फ्लेम ब्लू होती है। तो पेट्रोल और कैरोसिन दोनों क्या हुए, सैचुरेटेड। एक चीज याद रखना, सैचुरेटेड क्या होते हैं, कंप्लीटली बर्न, ये पूरी तरह से बर्न हो जाएंगे, गायब, यानी कि नो रेजिड्यू लेफ्ट। जबकि अनसैचुरेटेड के साथ क्या होता है, इनकम्प्लीट बर्न, जिसकी वजह से एशेस लेफ्ट एज रेजिड्यू। सो ये हमारा डिफरेंस। एक क्वेश्चन आता है वेल्डिंग के लिए ना, हम
कौन सी गैस यूज करते हैं? एसिटाइलिन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है ये जो ब्लू कलर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इंटेक्स क्वेश्चन, वो है। किसी को पता है एसिटाइलिन क्या होता है? क्योंकि नाम में तो ईन आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है क्या लगेगा हमारे को? डबल बॉन्ड होगा, है ना? ये होता है एसिटाइलिन। इथाइन, कभी भी कॉमन नेम को ना आयुपेक नेम के साथ कंपेयर करने मत बैठना। इन के चक्कर में यहां पे इन लिख दोगे, गलत हो जाएगा। यहां पर आपका वो क्वेश्चन पर्टिकुलर क्या है? वेल्डिंग में हम कौन सी गैस यूज करते हैं? एसिटाइलिन, इथाइन, ठीक है। तो इसके साथ मुझे ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा या कम? ज्यादा, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इसे ऑक्सीजन दूं, ताकि ये क्या कर सके? कंप्लीट कंबशन शो कर सके। अगर लिमिटेड ऑक्सीजन हुआ तो भाई ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, ये कंप्लीटली बर्न, और ये कंप्लीटली बर्न ना होने की वजह से इनका जो रेसिड्यू होता है ना हमारे बर्तनों के ऊपर रह जाता है। कभी आप लोगों ने अपनी लाइफ में लकड़ी के चूल्हे पे बना हुआ खाना, या फिर आप लोगों को पता उपला, गोबर, गाय के गोबर, भैंस का गोबर, उसका उपला होता है, कंडे भी बोलते हैं उसे, और भी अलग अलग नाम यूज़ किए जाते हैं, है ना? इंग्लिश वर्ड इन सबसे कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। काओ डंग केक, डंग केक स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है। विलेजेस में क्या करते हैं, एक मिट्टी के से चूल्हा बनाया हुआ होता है, उसमें यही लकड़ियाँ रख के जला के उसके ऊपर खाना बनाते हैं। तो भाई बर्तन जो यूज़ करते हैं ना, पूरा बर्तन नीचे से काला, रीज़न रेजिड्यू लेफ्ट रहता है, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब सोचो आपका एप्लीकेशन क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, नहीं आ सकता? या केस स्टडी में से क्वेश्चन बन के आ सकता है ना, तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना। तो कंबशन से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट आएगा। बाकी इसके बाद हमारे पास जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में हमें क्या याद रख के चलना है? ऑक्सीडेशन में स्पेसिफिकली ऐसा कुछ है याद करने वाला? हमें बस ये याद रखना है, हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं किसका? अल्कोहल का। अच्छा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पढ़ रहे हैं या एब्सेंस में पढ़ रहे हैं? हम एब्सेंस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ही यही है, हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं किसको? अल्कोहल को, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना कि ऑक्सीजन। बस हमें वो लाइन याद रखनी है जो मैंने आपको स्पेसिफाई यहां पे कर दी थी, और आपको सिखाया था ये फॉर्मूला कि ये अल्कोहल होता है, और आपको ये याद रखना है कि ये आपका क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप रिएक्शन में ये फॉर्मूला याद करते हो तो आपका बेनिफिट है कि जिसको भाई अगर अच्छी तरह से अभी तक क्या नहीं याद हो पा रहे, नेम, तो अगर आप फॉर्मूला रटना चाहते हो तो बस फॉर्मूला रट लो। चलो मैं आप लोगों के लिए ना आज एक और चीज़ समझाता हूँ, ठीक है? कंबशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। रिएक्शन में जाने से पहले, या चलो मैं पहले रिएक्शन का पार्ट कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं वो वाला पॉइंट्स ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद आता है किससे? इसकी एप्लीकेशन। पहला इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है इसकी? हमारे पास है वेजिटेबल ऑयल। पता है वेजिटेबल ऑयल क्या होता है?
दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा मैं पहले ही बता दूं, वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप में से कोई बच्चा हायर क्लास में जाके बायोलॉजी चूज करता है, ठीक है, तो आप इसके बारे में पढ़ोगे कि जितने भी फैट या लिपिड होते हैं, वो फैट या लिपिड बेसिकली होते क्या हैं, फैटी एसिड। क्या होते हैं भाई, फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। फिर पता है इनको डिवाइड किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड को हायर क्लास के अंदर मूफा पूफा, नहीं मूफा पूफा इसकी एक फुल फॉर्म होती है, मूफा यानी कि MUFA, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि पूरी चेन में एक ही जगह क्या होगा, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूरी चेन में बहुत सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग ये एप्लीकेशन यूज की जाती है। अब एक हमें इतनी डेप्थ में तो खैर जाना नहीं है, हमें तो सिंपली यहाँ पे पढ़ना है, इसलिए मैंने बोला वो सब कुछ किस में है, हायर क्लास में। अब हमें बस ये पढ़ना है वेजिटेबल ऑयल क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट। क्या मिलेगा मुझे, वनस्पति घी, डालडा। भाई हिंदी में हम क्या बोलते थे, डालडा घी, है ना। बाहर मार्केट में हमारे को देसी घी की जलेबियों के नाम पे यही डालडा घी की जलेबियाँ खिला दी जाती हैं, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, बहुत ज़्यादा। बच्चों आप में से कितने लोग बटर यूज़ खाते ही हो, मतलब है ही कि भाई सुबह सुबह सर्दियों का टाइम है, पराठे बन रहे, बटर तो चाहिए चाहिए, है ना। अब बटर ना एक आता है बड़ा सस्ता, मुझे नाम नहीं पता उस बटर का, बड़ा सस्ता आता है, वो आधा किलो मेरे ख्याल से 80 रुपए का आता है, न्यूट्रलाइट समथिंग ऐसे ही कुछ नाम है इसका। आप लोगों को पता है वो जो बटर है वो है क्या, वो पाम ऑयल है, पाम ऑयल। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आपका जो कोकोनट ऑयल है सर्दियों के टाइम में क्या हो जाता है, क्योंकि उसके पास सिंगल बॉन्ड है। घी क्या है, जम जाता है, क्योंकि उसके पास क्या है, भाई जिसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा ना वो कभी जमेगा नहीं, वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। अब आपका वो जो पाम ऑयल है वो पाम ऑयल क्या है, घी की तरह काम कर रहा है ना। उसे और हमने क्या करा, सेम रिएक्शन हाइड्रोजनेशन और करा दिया, बना दिया उसका बटर। लो जी सस्ता वाला बटर। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे भाई आजकल वो सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही फेमस लोग हो रहे हैं ना, फूड ब्लॉगर, वो जाके एक विकासपुरी में एक अंकल जी हैं, अंडे की स्टॉल लगाते हैं। वो भाई साहब उन्होंने अपने आमलेट का नाम दे रखा है हार्ट अटैक आमलेट। अरे लिटरली बंदे को हार्ट अटैक ही आ जाए उससे, है ना। एक होता है कि हम सब्जी में बटर डाल रहे हैं, है ना, वो बटर में सब्जी डाल रहे हैं, मतलब जो भी आमलेट बना रहे हैं वो आमलेट बटर में डाल रहे हैं, उससे बंदे को हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या यूज कर रहे हैं, वही पाम ऑयल, इस प्रोसीजर से यूज किया हुआ। और ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये हम यूज कर सकते हैं अगर हमें फूड की तरह यूज नहीं करना, अदरवाइज कुछ और यूज करना है,
अच्छा एक बात बताओ, मॉइस्चराइज़र आजकल बच्चों इतने महंगे महंगे मॉइस्चराइज़र आते हैं, है ना, कंपनी भाई हमारे को दबा के लूटती है मॉइस्चराइज़र के नाम पे। सबसे सस्ता और चीप मॉइस्चराइज़र पता क्या होता है? कोकोनट ऑयल। लिया, हाथों पे लगाया, आराम से फेस पे भी लगाया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। उसी तरह से इनका भी यूज़ किया जाता था, लेकिन बस मार्केट में क्या है कि भाई खाना खाते टाइम आज के टाइम पे कौन पूछेगा, स्ट्रीट फूड है, इसलिए इसका इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड दैट्स द रीज़न कि लोग काफ़ी कम एज में उनको हार्ट अटैक आता है। तो ये समझो कि ये एप्लीकेशन बनाई गई थी किसी और जगह यूज़ करने के लिए, है ना, यूज़ हो रहा है किसी और जगह जो नुकसान देगी सीधे डायरेक्टली हमारी हेल्थ को। इसके बाद दूसरी एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होती है? डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे? हम क्या यूज करते हैं, ब्रोमीन वाटर, ये ना ब्राउन कलर का होता है। मैंने क्या लिया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैंने इसके अंदर क्या ऐड करा, Br2। क्या मिलेगा मुझे, 8D कलराइज ब्रोमीन वाटर। मुझे रिएक्शन नहीं पढ़नी, बस इतना याद रखना है भाई, जो ब्रोमीन का वाटर था ना, सॉरी ब्रोमीन का जो कलर था वो डी कलराइज हो गया, ठीक है। अब कलर चेंज होना इसका मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन। यहीं पर अगर मैं क्या ले लूं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, नो चेंज। तो इस तरह से भी मैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कर सकता हूं, डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। ये मैं यूज करूंगा किसके लिए, गैस के लिए। ये मैं किसके लिए यूज कर सकता हूं, जो लिक्विड हो, ठीक है। स्पेसिफिकली भी याद रखना, ये गैसेस के लिए और ये लिक्विड के लिए। अब पुराने कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ पार्ट्स जो पहले हमने पढ़ा है। बच्चों मैंने आपको होमोलोगस सीरीज पढ़ाई थी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। कोई बता सकता है ये मुझे, ये कौन सी सीरीज है, होमोलोगस सीरीज ऑफ। मैं जैसे जैसे डाउन आऊंगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज। मैं किसी का भी एग्जांपल ले लूं, जरूरी नहीं है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज इन एनी होमोलोगस सीरीज। क्यों,
अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो उससे क्या इंक्रीज होगा? मोलर मास इंक्रीज होगा। और जो वंडरवॉल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? तो ऑटोमेटिकली देख लो ना रिलेशन किस पे आ गया, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के बीच में कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है? वंडरवॉल फोर्स। तो ये पॉइंट हमें एक याद रखना है। दूसरा, अगर मैंने बोला कि मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है C4H8, इस पे आपसे क्या पूछ सकते हैं? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हुए भाई? डबल को 2 काउंट करना है, कहीं 1 काउंट कर देंगे हम? डबल को 2 काउंट कर रहे हैं, ना कि 1। तीन 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये आ गए हमारे क्या? कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर मैं ऐसे ही आप लोगों को बोलूं कि आप मुझे बताओ कितने कोवलेंट बॉन्ड है किसमें? C3H4 C6H6। आप लोग मुझे बताओ, मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम देता हूं कि इन दोनों में कितने कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, फिर मैं आंसर एक्सप्लेन करूंगा। चलो बच्चों, टाइम हो गया, स्ट्रक्चर बना ले पहले। एक और 3 4 5 6 7 8। C6H6 बेंजीन। एक दो तीन चार, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं इससे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो पॉइंट पता है यहां पर क्या आता है? आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा तो भाई नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोच रहे थे कि यहाँ पे 12 4 और 8 को ऐड करने पे 12 तो नहीं आया, तो कई कुछ बच्चे सोचते चलो इनको भी ऐड कर देते हैं, 3 और 4 7 आ जाएगा। तो कृपया करके ऐसी हरकतें मत करना। अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे तो अपना ही आंसर गलत करोगे। अब पॉइंट आता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? आप हर किसी के जनरल फॉर्मूले याद कर लो। देखो हमारे पास होमोलोगस सीरीज क्या क्या है?
एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड। नहीं, कीटोन का आप नहीं यूज कर सकते, जो ट्रिक बताऊंगा स्पेसिफाई कर रहा हूं, कीटोन के लिए नहीं यूज हो पाएगी। हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन में भी सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊंगा क्लोरो एल्केन। आपको पता होना चाहिए उनका जनरल फॉर्मूला। अब कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 3 का जानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन हर किसी के यहाँ पे जनरल फॉर्मूला याद रख सकते हो। एल्केन CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, then alcohol CnH2n+1, OH, carboxylic acid CN-1, H 2n-1, COOH, aldehyde CN-1, H 2n-1, CHO, हेलो एल्केन CnH2n+1, Cl। आप Cl की जगह क्या यूज कर सकते हो? Br भी यूज कर सकते हो अगर क्वेश्चन में बोला ब्रोमो। अब अगर आप लोगों को वर्ड रूट याद है, वर्ड रूट यानी कि भाई मतलब पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन में बोला प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना है हमने, चलो प्रोपेन नहीं, मैं मुश्किल लेता हूं, प्रोपेनॉल का, ठीक है। प्रोपेनॉल का आपको एल्डिहाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एन की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 3, सॉरी प्रोपेनॉल मैंने गलती से बोल दिया, प्रोपेनल, प्रॉप। आप फोकस करोगे इस पे। देखो एक तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना बेसिक रूल कि प्रॉप का मतलब क्या है। प्रॉप का मतलब 3 कार्बन, अल आ रहा है, एंड में आ रहा है एल, अल का मतलब एल्डिहाइड। ये 2 चीजें पता चल गई। अब मुझे देखना है मुझे फॉर्मूला क्या यूज करना है। 3 है, मैं वैल्यू पुट करूंगा 3-1, 6-1, CHO, कितना हो जाएगा ये? C2H5 CHO। आप लोग चेक कर सकते हो कि करेक्ट है या नहीं, स्ट्रक्चर बना के, जिसको स्ट्रक्चर बनाने आते हैं। ये मैं स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए बोलूंगा जिनके भाई फॉर्मूले बनाने में अभी भी दिक्कत परेशानी हो रही है। उन बच्चों को मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा जो उनको अच्छी तरह से तरीका आ चुका है तो वापस वो ये शॉर्टकट मारे। शॉर्टकट ना मारो तो अच्छा है, बट ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको अभी भी स्ट्रक्चर बनाने में, फॉर्मूला करने में दिक्कत हो रही है। देखो आप 2 चीज़ों के बिना बिल्कुल नहीं कर सकते। एक तो आपको ये रटना पड़ेगा पहला, दूसरा आपको वर्ड रूट तो हर एक बच्चों को याद करनी पड़ेगी। और अल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब क्या होता है, ऑइक का मतलब क्या होता है, तो ये भी हर किसी को याद करना पड़ेगा। बस आपके पास जिन्होंने स्ट्रक्चर बनाने का मन नहीं है कि डायरेक्ट ही याद करना है, तो आप डायरेक्ट ये याद कर सकते हो। अगर बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन भाई अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो बच्चा ये कि अभी मैं पूरा टाइम अगर कार्बन पे लगाऊंगा तो बाकी सिलेबस कब कंप्लीट करूंगा या करूंगी, तो वो बच्चे अभी ये शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल। हम स्टार्ट करेंगे इथेनॉल से। भाई इथेनॉल क्या होता है? लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे।
अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल? C2OH। अब इसका मतलब 2 कार्बन, ऑल का मतलब अल्कोहल। तो बच्चों आप लोग ये लो ना, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, 2 4 + 1 5, तो C2H5OH, यही तो आ रहा है। फॉर्मूले पूरी तरह से एप्लीकेबल है, ये मत सोचना कि फॉर्मूले में एक्सेप्शन होगा। कीटोन में एक्सेप्शन था, तभी मैंने कीटोन आपको नहीं बोला करने के लिए। और कीटोन पे आपको बस कीटोन का आपका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। आप कीटोन पे यूज़ नहीं कर पाओगे, पता क्यों? क्योंकि कीटोन और एल्डिहाइड के लिए सेम ही फॉर्मूला है, तो हम फंस जाएंगे। इसीलिए आप कीटोन का फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते। मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका? 156, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। इथेनॉल को हम कॉमनली क्या कहते हैं? अल्कोहल। और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है सब, सारी की सारी अल्कोहलिक ड्रिंक का। इन एडिशन, बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट, ये यूज होता है मेडिसिन में भी, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन। चोट पे लगाते हैं ना, चोट लग जाती है, टिंचर ऑफ आयोडीन ब्राउन ब्राउन कलर का, तो वो आयोडीन तो सॉलिड है, तो आयोडीन को अल्कोहल के अंदर मिक्स किया जाता है। कफ सिरप, तभी कफ सिरप लेने के बाद नींद आती है। बच्चों कफ सिरप के नशे नहीं करने हैं। मैनी टॉनिक्स, टॉनिक ये भी दवाइयां होती हैं, ठीक है ना। लिक्विड सिरप आते हैं ना, उनके अंदर भी सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है अल्कोहल। इथेनॉल इज ऑल्सो सॉलेबल इन वाटर, जितना मर्जी प्रोपोर्शन यूज कर लो। भाई ये बात तो स्पेसिफिकली वो लोग अच्छी तरह से बता सकते हैं जिनको अपने पैक बनाने होते हैं, 60 ml पैक, 90 ml पैक। देखो इतने टैलेंटेड लोग होते हैं कि इशारे से पता चल जाता है कि इतना ml बन गया, तो किसी भी प्रोपोर्शन में क्या कर सकते हैं हम? मिक्स कर सकते हैं। फिर कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूटेड इथेनॉल क्या कॉज करता है? ड्रंकनेस। पता है क्यों? क्योंकि इथेनॉल जैसे इनटेक करते हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है? लिवर, ठीक है। लिवर में जाके ये कन्वर्ट होता है किसमें? एल्डिहाइड में। इथेनॉल है, इथेनॉल से क्या बना? इथेनॉल। सो इथेनॉल था ना, सॉरी, इथेनॉल से क्या बना? इथेनॉल। और वही इथेनॉल की फिर बास आ रही होती है मुंह से। जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं, कितना मुंह उनका सुगंध रहा होता है ना। तो सुगंध का रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ यही प्रोसीजर। साथ साथ जब वो लिवर पे जा रहा होता है, तो ये सीधे के सीधे कहां पे अटैक करता है? हमारे सेरिबैलम पे। कहां पे अटैक करेगा? बच्चों सेरिबैलम का क्या काम? बॉडी को ऐसे, मैं सीधा चल रहा हूं, लेकिन जो ड्रंकर पर्सन होगा वो इधर चला, वो उधर चला, जाने कहां किधर चला, है ना। तो रीजन क्या है? क्योंकि डायरेक्ट किस पे अटैक कर रहा है? सेरिबैलम पे। Even though this practice is condemned, it is socially widespread practice, है ना। देखो कितना ज्यादा यूज किया जाता है। यहां पे एनसीईआरटी भी बोल रही है हमारे को, मना किया हुआ है, लेकिन नहीं, तब भी इस्तेमाल करेंगे। इनटेक ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल। प्योर इथेनॉल कभी भी 100% प्योर नहीं होता, 99 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, ठीक है, या उससे कम वैल्यू होती है, वो लीथल हो सकता है। मतलब किसी ने अगर सोचा कि चलो हम प्योर अल्कोहल इंटेक करने की कोशिश करते हैं, भाई बॉडी के जो ऑर्गन है ना वही खराब हो जाएंगे, और फिर ये अल्कोहल नहीं रहेगा, फिर ये पॉइजन बन जाएगा। फिर अ लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीड टू द मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। वो हेल्थ प्रॉब्लम पता है सिर्फ और सिर्फ क्या है? लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस लिवर के सेल को खराब कर देता है। इसलिए अभी मैंने बताया था ना, अल्कोहल एब्जॉर्ब हुआ सबसे पहले कहां गया? तो बेचारा लिवर कितना काम करेगा, ठीक है। ओके, एक पॉइंट याद रखना, फैक्ट्रीज के अंदर पता क्या करते हैं जहां पे अल्कोहल इथेनॉल यूज होता है, कि भाई लोग ना पी ना ले। वर्कर जो काम कर रहा है, कहीं वही जेब में डाल के अपनी बोतल लेकर आया, छोटी सी ले जेब में डाला, और अपना लंच टाइम पे ये इनके पैक लग रहे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए कंपनी क्या करती है? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मीथेनॉल
ऐड कर देती है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैथनॉल। भाई मैथनॉल बड़ा पॉइजनस है। अब मैथनॉल इथेनॉल के साथ मिक्स हो गया, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन एक सॉल्यूशन बना लिया। अब अगर किसी ने वो मेथनॉल पी लिया तो वो पॉइजनस हो सकता है, और वो क्या कर सकता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल। मतलब जो हमारा बेचारा इथेनॉल था ना, हमने इसको क्या कर दिया, खराब कर दिया। ये करना पड़ता है कंपनीज को, नहीं तो लोग पता चल रहा है हाफ टाइम से पहले काम कर रहे हैं और हाफ टाइम के बाद सब पड़े हुए हैं, तो इसलिए ये करना जरा जरूरी है। ठीक है, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज, बच्चों इथेनॉल का जनरल फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। अब सुनो, अगर मैं इथेनॉल में क्या डालता हूं, सोडियम मेटल, तो रिएक्शन क्या होगी, Na जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, क्या बनाएगा, क्या मिला, सोडियम एथॉक्साइड। बच्चों ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, और ये मुझे क्या देता है, पॉप साउंड टेस्ट। फिर सेकंड रिएक्शन क्या होती है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, C2H5OH क्या ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, नहीं ऐड कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐड कुछ नहीं कर रहे हैं, हम 443 केल्विन पे इसके अंदर डाल रहे हैं, डाइल्यूटेड नहीं, कंसंट्रेटेड H2SO4 जाएगा, ये याद रखना बहुत जरूरी है। और टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर याद रखना बहुत जरूरी है। अब मैंने बोला डिहाइड्रेशन, तो क्या निकलेगा, पानी। फॉर्मूले से वाटर को अलग करो, क्या बचेगा, C2 ही बचेगा। एक हाइड्रोजन यहां से गया, दो हाइड्रोजन यहां से गए, नहीं सॉरी, एक यहां से गया, एक यहां से गया, कितने बचे, C2H4 का मतलब दो कार्बन डबल हाइड्रोजन, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ। डबल है तो डबल के लिए क्या यूज होता है, इन। समझ में आया बच्चों। मैं आप लोगों को दो रिएक्शन देता हूं, आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है, आप लोग ये रिएक्शन ट्राई करो।
ओके बच्चों, रिएक्शन हो गई। C4H9 प्लस C5H10 प्लस H2O। तीसरी रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या? तो वो तो ना पढ़ाऊं। चौथी रिएक्शन एस्टिफिकेशन, वो यहां पे नहीं पढ़ाऊंगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। किसके साथ? प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। सो इथेनॉइक इसे हम क्या कहते हैं? एसिडिक एसिड। फॉर्मूला ऑफ इथेनॉइक इज CH3COO 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड। वाटर के साथ क्या बना है? विनेगर, जिसे हम वाइडली यूज करते हैं द प्रिजर्वेटिव इन। और यही लाइन क्वेश्चन में बहुत बार यूज होगी बच्चों। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है प्योर इथेनॉइक एसिड का कितना होता है? 290। एंड हेंस इज ऑफ्टन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर एसिटिक एसिड। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 391। अब सुनो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ये किसकी तरह प्रॉपर्टी शो करेगा? एसिड की तरह। लेकिन लाइक HCl, ठीक है, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, ये इनकम्प्लीट आयनाइज होता है, जिसकी वजह से ये क्या है? और आई थिंक ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं एसिड बेस एंड सॉल्ट में। केमिकल प्रॉपर्टीज आती है इसके बाद हमारे पास। इसमें सबसे पहले क्या है? एस्टिफिकेशन रिएक्शन। बच्चों कभी भी अगर आपको आए ना क्वेश्चन, क्या एस्टिफिकेशन रिएक्शन क्या है, बच्चे के घर से खाली रिएक्शन लिखकर आ जाते हैं। आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी भाई। अब एस्टिफिकेशन होता क्या है? CH3COO प्लस C2H5 किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूटेड। भाई क्वेश्चन में तो बस ये बोला गया कि एसिड की प्रेजेंस में। लेकिन एक बात बताओ, पता है काफी बार बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि H2SO4 आया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। H2SO4 तो हमने यहां पढ़ा था तभी। लेकिन ध्यान दो, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड। ये क्या है? तो ये फर्क होगा और इसी चीज पे फोकस करके रखना है। अब यहां पे होने वाली ज्यादा ध्यान से देखना। CH3COOH, मैं इसे उल्टा करके लिख रहा हूं। HO H5C2। नहीं, इतना भी देखो उल्टा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वैसे गलत तो नहीं होगा, बस मैंने क्या बोला कि किसको उल्टा करके लिखो? OH, ठीक है। और बाकी आपका C2H5 वैसा का वैसा ही रहे। होगा रिएक्शन में से वाटर निकलेगा। ये वाटर निकल गया, तो बच्चों वाटर निकलेगा। वाटर को मैंने अलग ही लिख दिया। क्या? CH3COO C2H5। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कभी ऐसे गिवन होके आ जाए तो डरना मत कि ये क्या खतरनाक चीज है। और ये इसी के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, कोई और एस्टर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। नाम इथाइल एथेनॉइड। बच्चों ये नाम में भी शायद एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है,
लेकिन ये पेपर में हर बार पूछा जाता है और यहीं पे बच्चों के नंबर कटते हैं, तो ये याद रखना। ये यही हमारा कौन है, कैसा होता है ये, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, इसलिए से हम कहां यूज करते हैं, परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट। दूसरा, साबुन बनाने की प्रक्रिया, नाम सपोनिफिकेशन रिएक्शन। जैसे ही मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास एस्टर है, मैंने लिया स्ट्रॉन्ग सोडियम, क्या होता है, जिसे हम एल्कली बोलते हैं। तो मेरे पास एस्टर क्या है, CH3COO C2, इसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, एल्कली। एल्कली को ऐड करने पर हमारे को यहां पर क्या होगा, Na जो है, Na चला गया कहां, इधर, OH कहां चला गया, C2H5 के साथ। अब जरा एक बात बताओ, यहां पे क्या कंपाउंड बनेगा, CH3COO प्लस C2H5। तो ये मेरे को वापस क्या मिला, और ये मुझे वापस क्या मिला, सोडियम एसीटेट। बच्चों इथेनॉइड वर्ड भी यूज होता है। यहां पे मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं, इथेनॉइड। ये दो रिएक्शन है, क्लियर। ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं, इथेनॉइक एसिड की। देन रिएक्शन विथ बेस, CH3COOH प्लस क्या होगा, CH3COO प्लस भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मैं आप लोगों से बस क्वेश्चन पूछता हूं, क्या इस रिएक्शन में क्या होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि ये मेरा एसिड थोड़ी ना है, ना बेस है। हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा था ना तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है और ना ही, तो ये बेचारा क्या, न्यूट्रल। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, दोनों में जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो ना सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। क्या, ये रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ रखी है एसिड बेस एंड सॉल्ट में, अगेन वही सेम चीज। क्या होगा, अगर आप लोगों से कभी क्वेश्चन पूछा जाए इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल के अंदर केमिकल टेस्ट करके दिखाओ जो इनको डिफरेंशिएट करे। मान लो आपको क्वेश्चन में बोला गया ये आपके पास दो लिक्विड है, भाई दोनों कलरलेस है, बिना स्मेल करे आपको बताना है केमिकल टेस्ट के थ्रू कि ये इथेनॉल है और ये इथेनॉइक एसिड है, तो मैं ये रिएक्शन करूंगा। जब ये रिएक्शन होती है तो ये रिएक्शन क्या होती है, ये इसकी ऑब्जर्वेशन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। न्यूट्रलाइजेशन
अगर मैं आयन एक्सचेंज की बात करूंगा तो आयन एक्सचेंज क्या हो सकती है? डिपेंड्स, एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। चैप्टर 1 एक्सप्लेन करा था ना, एक क्वेश्चन भी था, एक्सप्लेन भी करा था, और बोर्ड के क्वेश्चन में भी मैंने पीवाईक्यू में भी प्रैक्टिस करवाया था उसे। ठीक है, तो इसके साथ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज का सारा यहां तक पार्ट एंड होता है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब क्या लेफ्ट करता है? सोप और डिटर्जेंट। मैं सोप और डिटर्जेंट का जो पार्ट है वो खत्म कराऊंगा और उसी के साथ हमारा पीवाईक्यू स्टार्ट कराऊंगा कार्बन का। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं बच्चों।